आपने तो बड़ी मेहनत कर ली डॉक्टर साहब। ठीक है सर। हाँ, अभी अभी शुरू करते हैं रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। और सो इट्स अ ग्रेट डे दैट वी हैव डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी फ्रॉम किसान डिग्री कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश। ही हैज कंप्लीट पल्लवी, ऐश्वर पल्लवी वर्मा को रिमूव कर दो। ऐश्वर पल्लवी वर्मा को तुरंत रिमूव कर दो और इनको ज्वाइन मत कराना। हाँ, आज हमारे साथ में डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, SSPG, सॉरी, किसान डिग्री कॉलेज बहराइच, उत्तर प्रदेश, एंड he has joined the department in 2009 and completed 10 years successfully, 10 years of teaching successfully. He has well-known knowledge about the ethnobotany and the taxonomy. His plant identification is really commendable, and we are lucky to have him today. I asked him to spare few minutes for our students, and he is here. हमने उनसे ये प्रार्थना की थी कि वो 10 मिनट हमारे लिए निकालें, 20 मिनट हमारे लिए निकालें। तो आज टैक्सोनॉमी और प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे बीच में डॉक्टर राहुल कुमार सिंह मौजूद हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आप ये जो 20-25 मिनट आप हमको देंगे, इसमें आप हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें BSc के साथ में MSc फाइनल के भी बच्चे मौजूद हैं जिनके सिलेबस में टैक्सोनॉमी है, तो उन लोगों के लिए ये लेक्चर वाकई बहुत फायदेमंद रहेगा। और अब मैं ये माइक आपके हवाले करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। नाउ द स्टेज इज ऑल योर्स। अब आप अपना लेक्चर शुरू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आज टैक्सोनॉमी के बारे में और बेंथन एंड हुकर की क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, आपके BSc के भी सिलेबस में है और MSc के भी सिलेबस में पहला चैप्टर जो है वो आपका क्लासिफिकेशन ही है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में भी है और यूनिफाइड सिलेबस में ये हर यूनिवर्सिटीज में सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर ये आता है। एक्चुअली में बेंथन एंड हुकर ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, दो लोग, जॉर्ज बेंथन एंड JD हुकर। हम उसके पहले, इनके पहुंचने के पहले हम आपको 2 मिनट टैक्सोनॉमी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। टैक्सोनॉमी वर्ड से, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टैक्सिस प्लस नॉर्मस। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, ख्याल करिएगा, इसमें पहले ही है अरेंजमेंट बाई ए रूल। अधिक किसी, नॉर्मस का मतलब होता है बाई ए रूल। यदि किसी भी जगह पर कहीं पे भी यदि आप किसी चीज की भी अरेंजमेंट यदि किसी एक नियम कानून या किसी रूल के आधार पर आप करते हो तो टैक्सोनॉमी के कैटेगरी में सिंपली आता है। अब जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की टैक्सोनॉमी की यदि बात करते हैं तो इतने से इसकी डिफिनीशन नहीं होती है कि अरेंजमेंट बाय ए रूल। इसके लिए सबसे पहले APD कंडोले ने टर्म टैक्सोनॉमी दिया और उसके बाद उन्होंने डिफाइन किया कि टैक्सोनॉमी इन विच इसके अंदर 3 वर्ड केवल होते हैं। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो आइडेंटिफिकेशन, सेकंड नेमिंग एंड थर्ड अरेंजमेंट, या उसी को दूसरे वर्ड में कहा जाता है क्लासिफिकेशन। अब ख्याल करें, टैक्सोनॉमी तब तक कंप्लीट नहीं होगा या किसी भी प्लांट का या किसी भी क्लास का या किसी भी फैमिली का टैक्सोनॉमी तब तक कंप्लीट नहीं होता है जब तक उसका लास्ट वर्क जो है उसको सुटेबल बेसिस पर सिचुएटेड करने का ना हो। और उसी में ये बेंथन एंड हुकर और बहुत सारे लोग, अभी मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ आगे, और बहुत लोग ने काम किया, लेकिन इंपॉर्टेंट बेंथन एंड हुकर क्यों है उसको भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिलहाल आप ये जाने कि इस टैक्सोनॉमी में 3 वर्क करना है। पहला आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। जैसे किसी इंसान को आप देखते हो तो उसके फेस से, उसकी बॉडी से, उसके हेयर स्टाइल से आप पहचान लेते हो एक बार, फिर उसका नाम यदि आपको बता दिया गया, इसमें जैसे लाइक में अभी सर ने एक इंट्रोड्यूस किया कि डॉक्टर राहुल कुमार सिंह है, आपने एक बार मेरा फेस दिखा, उसके बाद यदि आइंदा फिर मैं आप संजोग से या सर की ब्लेसिंग से यदि फिर मैं आपके लेक्चर के लिए आता हूँ तो फिर आप सबको ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, बिकॉज आपने मेरा फेस देखा। जस्ट लाइक प्लांट के अंदर भी उनका फेस, उनका लीफ होता है। केयरफुली सुनिएगा, उनका प्लांट का फेस उसका लीफ होता है, उसकी श्रृंगार या ब्यूटी जो कहते हो वो उसकी फ्लावर होती है। और जैसे इंसान की बॉडी
बॉडी लैंग्वेज होता है, उस तरह से प्लांट का स्टेम उसकी बॉडी लैंग्वेज होता है। यदि आपने टर्म के हिसाब से, टर्मिनोलॉजी के हिसाब से टैक्सोनॉमी में आप जानते हो कि एक्यूट लेट, रेटिकुलेट वेनेशन, पैरल वेनेशन, यदि एक इसमें है तो आप बड़ी सिंपली वे में उस प्लांट को डिफरेंशिएट करते हुए चले जाएंगे। और ये सारे कैरेक्टर्स नेचुरल कैरेक्टर्स मानते हैं, जो गॉड गिफ्टेड कैरेक्टर्स हैं, उनके हिसाब पर आप पहचानते हो। फिर पहचानने के बाद एक संस्था है ICBN, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, उसके हिसाब से ढेर सारे रूल एंड रिकमेंडेशन हैं, उनके हिसाब से दिया गया है कि आप किसी भी जीनस का नेमिंग कैसे करेंगे, उसके हिसाब से आप नेमिंग देते हो, यदि पहले बार करती, और फिर नेमिंग के बाद उसके करेक्टर के हिसाब से। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगा, माइक को थोड़ा सा अपने जो है वो वॉइस के बिल्कुल पास में रख लीजिए माइक को, इसको आगे से हाँ लगा लीजिए ताकि माइक आपका थोड़ा पास में आ जाए तो आवाज सही आएगी। ओके सर, ठीक। जी 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 सर, ओके। तो जब आप उसको उसके करेक्टर के हिसाब से किस क्लास में आता है, कहाँ पर आता है, उसको आप एडजस्ट कर देते हैं, तब जाके कंप्लीट टैक्सोनॉमी का वर्क पूरा होता है। और इस वर्क को, इन तीनों प्रोसेस के करने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी के अंदर लेते हैं, या टैक्सोनॉमी इसे कहते हैं। अब केवल एक प्लांट को पहचान लेना इट्स नॉट कंप्लीट टैक्सोनॉमी। वो प्लांट को पहचानना, उसके कैरेक्टर्स के आधार पर, फिर उसका नाम बताना, और फिर उसको उसके उचित जगह में, कि ये रूटेसी का है कि मिलियसी का है कि ये डाइकार्टिलेडन्स है, मोनोकार्टिलेडन्स है, किस सीरीज का है, इसमें एडजस्ट करने की प्रोसेस जब पूरी हो जाती है तब, जैसे मेरी एग्जाम्पल यदि आप ले लें तो डॉक्टर राहुल कुमार सिंह, बॉटनी डिपार्टमेंट, ठीक है, फिर किसान PG कॉलेज बहराइच करने जो इंट्रोडक्शन दिया, इट्स कंप्लीट टैक्सोनॉमी हो गई। तो इस टैक्सोनॉमी में जो सबसे मेन रोल प्ले करता है वो है क्लासिफिकेशन। नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन तो है ही है, लेकिन इन सबके होने के बाद जो तीसरा काम होता है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दो तरह के दिए गए, पूरे वर्ल्ड में दो तरह के क्लासिफिकेशन दिए गए। एक क्लासिफिकेशन दिया गया नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, और दूसरा क्लासिफिकेशन था फाइलोजेनेटिक बेस्ड क्लासिफिकेशन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन आज भी 98% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड फॉलो दिस सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। आज भी वर्ल्ड में 98%, मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आपको ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन मान लीजिए 98% पॉपुलेशन जो बॉटनिस्ट हैं वो आज भी नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, और केवल 2% पॉपुलेशन जो है वो फाइलोजेनेटिक बेस्ड क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। यहाँ पर बस एक लाइन और आपको समझना है कि व्हाट इज द फाइलोजेनेटिक बेस्ड सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, और फिर नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है। पहली बात, नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, गॉड गिफ्टेड कैरेक्टर्स जो प्लांट्स को मिले हैं, जो हमारी विजुअल आई से दिख रहे हैं, उन कैरेक्टर्स को देखकर हमको कोई अपरेटस, कोई हिस्ट्री जानने की जरूरत ना पड़े, हम कहीं भी बैठ ना जाएं, उनको जानकर, उनको देखकर, और यदि हम पहचान जा रहे हैं कि कॉर्डेट लीफ है, एक्यूट लीफ है, ये फ्लावर पेंटामेरस है, फ्लावर टेट्रामेरस है, ट्राइमेरस है, ये डाइडेल्फस है, मोनोडेल्फस है, ये सारे कैरेक्टर सब कुछ फ्लावर में और लीफ में और स्टेम में है, स्टेम ब्रांच है, डाइकोटोमिसिली ब्रांच है, प्रोफिजिली ब्रांच है, ये सारे कैरेक्टर यदि हम नेचुरली देख ले रहे हैं, दिख रहा है, और उसके आधार पर यदि हम उसको उसकी उचित जगह पर रख रहे हैं, इट्स कॉल्ड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बट यदि हम कहें कि ये प्रिमिटिव है, ये एडवांस है, इसकी ओरिजिन के हिसाब से, इसके इतिहास के हिसाब से यदि हम किसी प्लांट्स को डिवाइड कर रहे हैं, उसको उसके उचित जगह पर रख रहे हैं, तो उसको हम फाइलोजेनेटिक बेस्ड क्लासिफिकेशन करते हैं। अब देखिए इसमें विडंबना एक और है कि इस नेचुरल सिस्टम जिसको 98% फॉलो करता है, उसको सिर्फ 1-2% जो थे ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर ने प्रपोज किया था, और इसके अलावा जिसको केवल वर्ल्ड में 2% पॉपुलेशन फॉलो करता है, उसकी क्लासिफिकेशन देने वाले ढेर सारे लोग थे, जस्ट लाइक हचिंसन, एंगलर एंड पेरेंटल, बेस्से, तख्ताजान एक्सेट्रा, बहुत सारे लोग हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो हाइपोथेटिकल है, हमने सोचा कि ऐसा होता तो ऐसा। अब हचिंसन ने 22 डिक्टोज रूल दे दिया, उन्होंने कहा कि देखिए
ये क्लासिफिकेशन इन डिक्टॉज रूल के आधार पर आप प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं। कहा जाए तो डिक्टॉज रूल जब आप नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन से टैली करते हैं तो कई जगहों पर डिफर करता है, नेचुरल सिस्टम के हिसाब से वो सटिबल नहीं लगता है। तो कभी कभी तो कुछ वर्कर्स, हमारे एक सर थे, वो कहते थे ये नॉट ए डिक्टॉज रूल, इट इज ए मोनोपोली रूल ऑफ हचिंसन। आई एम नॉट एग्री, मैं इससे नहीं सहमत हूं, लेकिन हाँ वह बहुत सुटेबल नहीं है किसी के लिए भी, इसीलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन इसको फॉलो करता है। अब सवाल ये उठता है कि जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया, तो मैंने आपके सामने थोड़ा शॉर्ट टाइम होने के कारण पहले मैंने आउटलाइन बना रखा है। एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एग्जामिनेशन, मेरी यूनिवर्सिटी में भी आपके यूनिवर्सिटी में भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि गिव द एनी आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको दोनों में से कोई एक देना रहता है, और उस समय सबसे बेहतर ऑप्शन होता है आपके पास बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन, बिकॉज दे आर नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। और जॉर्ज बेंथम और जेडी हुकर दो ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। कहा जाता है कि जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर कंट्रीब्यूटेड outstanding natural system of the classification in genera and plantarum in 3 volumes. They divided all seed plants, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि they divided all seed plants known that time, और उस टाइम पर जितना सीड प्लांट्स उनको ज्ञात था उस सारे सीड प्लांट्स को उन्होंने टेकअप किया, और उन्होंने पूरे सीड प्लांट्स को, दे डिवाइडेड ऑल सीड प्लांट्स इनटू दी three classes and 3 subclasses। 3, देखिएगा केयरफुली सुनिएगा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर लिखना रहता है एग्जामिनेशन में या कहीं पे भी। 3 classes, 3 subclasses, 21 series, 25 order and 202 families only। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि दे डिवाइडेड ऑल सीड प्लांट्स इनटू दी 3 classes, 3 subclasses, 21 series and 25 order and 202 families। अब जरा यहाँ पाए कि आउटलाइन क्लासिफिकेशन, फिर उन्होंने इसमें आगे कहा कि द सिस्टम बिगिंस फ्रॉम द एपोकार्पी कैरेक्टर्स ऑफ द रेनेल्स ऑर्डर जो है इसका शुरुआती है, और उनके हिसाब से जो शुरुआती ऑर्डर्स हैं वो प्रिमिटिव हैं, एंड जो लास्ट के ऑर्डर आते हैं वो एडवांस ऑर्डर में आते हैं, मतलब प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ इन्होंने डिवाइड किया। और सबसे बड़ी बात रही कि इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन पर किया, इसलिए ये सबके लिए कंप्रहेंसिव है, सबके लिए आसान है, सब इसको इजीली वे में कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने जो डिवाइड किया उसमें इनका क्रम जो रहा कि किसी भी प्लांट को क्लास में, फिर सब क्लास में, सब क्लास के बाद उन्होंने सीरीज में डिवाइड किया, सीरीज को फिर ऑर्डर में डिवाइड किया, और ऑर्डर को डायरेक्टली फैमिली में डिवाइड किया। बट इन्होंने एक दो जगहों पर, जैसे मोनोक्लेमाइडी सब क्लास और मोनोकार्टिलेडनी क्लास को, इन्होंने ये रूल फॉलो नहीं किया। उन्होंने क्लास में डिवाइड किया, सब क्लास में डिवाइड किया, सीरीज में डिवाइड किया, और ऑर्डर में डिवाइड न कर डायरेक्टली सीरीज को फैमिली में डिवाइड कर दिया। इन दिस केस, और जहां पर उन्होंने ये रूल फॉलो किया वहां पर उस ऑर्डर को ऑर्डर नहीं कहते हैं, उस फैमिली को फैमिली तो कहते हैं, लेकिन उसका एक सिनोनिम नेम है नेचुरल ऑर्डर। इसलिए आप देखेंगे कि इसमें मैंने एक आध जगह लिखा हुआ है कि नेचुरल ऑर्डर और फैमिली। अब कैसे इन्होंने किया और इसकी आउटलाइन क्या है, यदि एग्जामिनेशन में आप इतना बनाते हैं, इस सरप्लस बहुत है, बस आपको जो चीजें मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया कि कौन थे, किसमें दिया और कितने में डिवाइड किया, कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पर खत्म करते हैं, यही यदि ये चीजें आपको मालूम है तो यू आर 100% राइट, और इतना लिखिए एनफ है आपके एग्जामिनेशन में। देखिए सीड प्लांट्स को इन्होंने डिवाइड किया 3 क्लासेज में, इस लाइन पर क्लास लिखा हुआ है ग्रीन कलर से। पहला क्लास है डाइकोटिलेडनी, दूसरा क्लास है जिम्नोस्पर्मी, और तीसरा क्लास है मोनोकार्टिलेडनी। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि डाइकोटिलेडनी और मोनोकार्टिलेडनी दोनों एंजियोस्पर्मिक के 2 ब्रांच हैं, बट इन दोनों के बीच में जिम्नोस्पर्मी को उन्होंने रखा। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्शन भी हुआ, और उन्होंने जो क्लियरिफिकेशन दिया उसके आधार पर कहा कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन है, इट्स बेस्ड ऑन द नेचुरल कैरेक्टर, जो दिखता है वो लिखता है। उनका यही कहना था
कि जो आपके आंख से दिख रहा है वही लिखिए, कुछ बुक कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको जो उसकी टर्मिनोलॉजी दिख रही है वो लिखिए। तो उन्होंने कहा कि जैसे डाई कार्टिलेडन्स के जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे 3-4 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है कि इसके लीफ जो होंगे रेटिकुलेट वेनेसेंस में होंगे। रेटिकुलेट का मतलब होता है जालिका और शिराविन्यास, यदि वो होंगे। और तीसरा कैरेक्टर है कि टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर या उससे ज्यादा पेटल्स की संख्या हो तो होंगे। फिर इनके स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल जो होंगे अरेंज होंगे एक रिंग में, बिखरे नहीं होंगे। और फिर इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाएगा। ये 3-4 जो कैरेक्टर्स हैं ये डाई कार्टिलेडन्स की आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं। भले से नाम डाई कार्ट है, मतलब कार्टिलिडन से है, लेकिन सीड जर्मिनेट होने के बाद कार्टिलिडन्स तो दिखता नहीं है, तो कार्टिलिडन्स केवल नाम के लिए है, लेकिन इसका आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आप चाहे बस में बैठे हो चाहे हवाई जहाज में बैठे हो, यदि कोई प्लांट दिखा तो आप दूर से देखकर उसके लीफ को देखकर आप पहचान सकते हो कि ये प्लांट मोनोकाट है कि डाइकाट। सिंपली वे मैं तो अपने ड्राइवर को समझा दिया कि डाइकाट मोनोकाट 2,4-D छिड़कने के लिए, क्योंकि यदि आप लीफ को फाड़िए और ऊपर से नीचे तक डायरेक्ट सिंपली फट जाता है, कहीं इधर उधर ना होता है तो समझ लो मोनोकाट है, इधर उधर हो जाता है तो डाइकाट। इट्स नॉट ए डिफिनीशन, बट एक पहचानने का तरीका है, जो एकदम अनपढ़ गवार है वो भी पहचान सकता है। तो यू आर द स्टूडेंट ऑफ MSc एंड BSc, तो आपके साथ ये दिक्कत नहीं होगी। रेटिकुलेट वेनेसन होता है। और जिम्नोस्पर्म के भी जो भी लीफ है, जैसे जिंगो बाइलोबा है या और भी हैं, उनके अंदर भी रेटिकुलेट वेनेसन होता है। तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में सिमिलरिटी है, इसलिए मैंने इसको करीब रखा। मोनोकार्टिलिडन्स में पैरेलल वेनेसेंस होता है, तो कहे कि ये इससे एकदम डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको करीब नहीं रखा। दूसरा कैरेक्टर कहा उन्होंने कि पेंटामेरस, इसमें भी पेंटामेरस फ्लावर पाए जाते हैं। जब आगे आप बढ़ेंगे निटेल्स की तरफ, जिम्नोस्पर्म में निटेल्स ऑर्डर को आप देखेंगे तो वहां पर भी पेरियंथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनकी भी संख्या 5 होती है। तो उन्होंने कहा कि फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर इन विच द 5 इन नंबर्स ऑफ पेरियंथ, सो दिस मेंबर आर आल्सो बियरिंग द पेंटामेरस कैरेक्टर। तो दोनों कैरेक्टर्स में समान होते हैं, इसलिए 2 कैरेक्टर समान हुए, तो भी मैं इसको यहाँ पे बीच में रखा, किनारे नहीं रखा। तीसरा कैरेक्टर कि इनके भी वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं, इनके भी वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं, और इनके वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं ग्राउंड टिश्यूज में। तो उन्होंने कहा तीसरे कैरेक्टर में भी ये दोनों सिमिलर हुए या डिसिमिलर हुए, तो मैंने इसको अलग रखा। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। उन्होंने कहा कि जितने आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स हैं इन तीनों क्लास के, उनमें ये दोनों आपस में सिमिलर शो कर रहे हैं, इसलिए हमारे रूल के हिसाब से, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसका जगह इन दोनों के बीच में है। ये इससे ज्यादा सिमिलर है और ये डाइकार्टिलेडन से डिसिमिलर है, सो इसको मैंने 2 रखा। पहले उन्होंने डिफिनीशन दे दिया, लेकिन उन्होंने गलतियां करी, आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल उन्होंने डाइकार्टिलेडन को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया। पहला क्लास था पॉलीपेटली, दूसरा था गेमोपेटली, तीसरा था मोनोक्लेमाइडी, और मोनोक्लेमाइडी को ही दूसरे भाषा में एपेटली भी कहा जाता है। अब देखिए, पॉलीपेटली का मतलब होता है पेटल्स आर फ्री। यदि कोई फ्लावर है और उसके 5 पेटल्स हैं या 6 पेटल्स हैं, सारे पेटल्स एक दूसरे से अलग अलग हों, आपस में जुड़े हुए ना हो, तो उनको हम पॉलीपेटली कहते हैं या पॉलीपेटलस फ्लावर कहते हैं सिंगुलर फॉर्म में। तो यदि ऐसा डाइकार्टिलेडन प्लांट, ऐसे देखिए क्लासिफिकेशन करने का एक तरीका भी है। अपने प्लांट को देखा, रेटिकुलेट वेनेसन है, पेंटामेरस फ्लावर है, कि तो 100% हो गया कि डाइकाट है, ना वो जिम्नोस्पर्म है ना मोनोकाट है। अब उसके बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लावर पॉलीपेटलस है कि गेमोपेटलस है। यदि पॉलीपेटलस है, पेटल्स फ्री है, तो वो किस में आ जाएगा, सब क्लास पॉलीपेटली में आ जाएगा। यदि उसके फ्लावर आपस में जुड़े हुए हैं तो कहाँ चला जाएगा, गेमोपेटली में। यदि पेटल्स अब्सेंट हैं या पेरियंथ स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ना वो गेमोपेटली में होगा ना पॉलीपेटली में होगा, वो कहाँ चला जाएगा, मोनोक्लेमाइडी में चला जाएगा। सिंपली वे में ऐसे ही क्लासिफिकेशन करते हैं हम। शुरुआत में पहले लीफ देखते हैं, फिर फ्लावर देखते हैं, फ्लावर के कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर अब देखिए यदि वो पॉलीपेटली हुआ तब वहां पर उन्होंने 3 सीरीज में डिवाइड किया। सिंपली बहुत आसान है क्लासिफिकेशन, वो 3 सीरीज में डिवाइड कर दिए। क्या, पहला सीरीज ऐसा जिसका नाम दिया उन्होंने सीरीज फर्स्ट थैलमी फ्लोरी। अब देखिए पॉलीपेटलस है और फ्लावर के नीचे थैलमस बना हुआ है, थैलमस पर से सारे पार्ट राइज हुए हैं, ओवरी, स्टेमन, कैलिक्स, करोला। तो उसको आप सीधे डाइकार्टिलेडनी, पॉलीपेटली और थैलमी फ्लोरी का सीरीज मान लिया। ठीक है, अब थैलमी फ्लोरी में ढेर सारे आर्डर्स होते हैं। अब वहां आर्डर के कैरेक्टर एक एक देखेंगे और उसके आर्डर में
और ऑर्डर का करेक्टर यदि सिमिलर फैमिलीज की जो करेक्टर है उसमें चला गया, सिंपली वे में वो डिवाइड होता चला जाता है। उसी तरह से यदि फ्लावर के नीचे और थैलमस, ओवरी और थैलमस के बीच में डिस्क नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, डिस्क जो आप डिस्क देखते हो, छत लाइक, कप लाइक, प्लेट लाइक, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना है, तो उसको उन्होंने डीसी फ्लोरी में रख दिया। डीसी फ्लोरी का मतलब ही हुआ कि द डिस्क आर अवेलेबल इन बिटवीन द ओवरी एंड थैलमस, तो डीसी फ्लोरी हो गया। कैल्सी फ्लोरी, ऐसा पॉलीपेटलस फ्लावर जिनके कैलिक्स जो है ओवरी से अटैच हैं या यूनाइट हैं, या कह लीजिए एडेनेट टू दी ओवरी, एक वर्ड आता है एडेनेट टू दी ओवरी। यूनाइट और अटैच से अलग होता है एडेनेट। एडेनेट का मतलब थोड़ा सा टच किया हुआ है, निकला तो वो जरूर थैलमस से है, लेकिन वो ओवरी को टच करते हुए जा रहा है। यदि ऐसा कैरेक्टर है तो उसको कैल्सी फ्लोरी में रखा जाता है। अब सेकंड देखिए, मान लिया कि पॉलीपेटलस नहीं है फ्लावर, तो फ्लावर गेमोपेटलस है, तो गेमोपेटलस फ्लावर को भी आप किसमें रखते हैं, तो सेकंड सब क्लास रखते हैं गेमोपेटली में। गेमोपेटली आर आल्सो डिवाइडेड इनटू दी थ्री सीरीज। गेमोपेटली जो है वो भी थ्री सीरीज में डिवाइड होता है। पहला होता है, पहला सीरीज है, मान लिया कि गेमोपेटलस फ्लावर है। अब फ्लावर को गेमोपेटलस के आधार पर गेमोपेटली सब क्लास में आपने रख दिया। अब गेमोपेटली है तो उसमें हम देखते हैं कि ओवरी इंफीरियर है कि सुपीरियर है। अब इंफीरियर का मतलब होता है एपिगाइनस, सुपीरियर को दूसरे वर्ड में कहते हैं हाइपोगाइनस। अब हम सिंपली वे में आपको समझा दें, इंफीरियर इन सेंस होता है कि ऑल पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव टू द ओवरी, ओवरी के ऊपरी पोर्शन से सारे पार्ट, कैलिस, करोला, एंडोसियम यदि अराइज हुए हो, ओवरी धसा हुआ हो, ओवरी हमको क्लियर ऐसे फ्लावर में झांकने पर न दिख रहा हो, तो इंफीरियर है। इफ ऑल पार्ट आर अराइज ऑफ द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बेस से यदि सारे पार्ट अराइज हुए हो तो उनको हम सुपीरियर कहते हैं। फ्लावर के टर्म में उसको सुपीरियर को हाइपोगाइनस कहते हैं। गाइनोसियम के टर्म में हम सुपीरियर को सुपीरियर नहीं लिख सकते। देखिए यहाँ पे टेक्सोनॉमी में एक दिक्कत है कि किस जगह पर क्या लिखते हैं। जब फ्लावर का डिस्कशन कर रहे होते हैं तो सुपीरियर वर्ड नहीं यूज करते हैं, वहां पर हम हाइपोगाइनस या एपिगाइनस यूज करते हैं। जब गाइनोसियम के डिस्कशन कर रहे होते हैं फैमिली में, तब वहां पर हम हाइपोगाइनस और एपिगाइनस नहीं यूज कर सकते हैं। वहां पर हम क्या यूज करेंगे, तो हम इंफीरियर और सुपीरियर वर्ड ही यूज करेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो कहा जाता है कि मैथ की तरह मार्क्स मिलते हैं, या तो 10 या तो 0। तो यहाँ पर जो पहला सीरीज है उसका करेक्टर होता है कि गेमोपेटलस फ्लावर विथ इंफीरियर ओवरी। यदि ओवरी इंफीरियर है और गेमोपेटलस फ्लावर है तो आप उसको बिना कुछ सोचे विचारे इंफीरियर में, सीरीज फर्स्ट इंफीरियर। दूसरा है हेट्रोमेराई। हेट्रोमेराई का मतलब इंफीरियर के अलावा सुपीरियर भी हो सकता है और पेरिगाइनस भी हो सकता है। पेरिगाइनस का मतलब होता है हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, ना वो कंप्लीट ऊपर से निकले हों सेपल पेटल, ना कंप्लीट एकदम नीचे से ओवरी के निकले हों, उनके बीच के पोर्शन से निकले हों, तो ऐसे कंडीशन को हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर कहते हैं। एंड दिस टर्म इज इंट्रोड्यूस इन फ्लावर डिस्क्रिप्शन पेरिगाइनस, इसको पेरिगाइनस कहते हैं। यदि ऐसा कंडीशन है तो इनको हेट्रोमेराई में रखते हैं। और इन दोनों के बाद यदि किसी भी गेमोपेटलस फ्लावर के अंदर कार्पेल की संख्या, ओवरी, ओवरी गाइनोसियम, गाइनोसियम जो है 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर जब आप जाते हो तो उसमें कार्पेल्स, लाक्यूल्स और फिर अंदर ओव्यूल्स, और कार्पेल्स जो होते हैं वो प्लेसेंटा के थ्रू आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये मैंने बनाया जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर ये बाई कार्पेलरी ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर ऐसे आप देखेंगे तो ओवरी के अंदर ऐसे बाई कार्पेल, तो ये बाई कार्पेल, और जहां पे कार्पेल दोनों आपस में जुड़ते हैं इसको हम प्लेसेंटा कह लेते हैं, प्लेसेंटा। और ये कार्पेल्स हो गए। तो यदि किसी भी फ्लावर के अंदर, गेमोपेटलस फ्लावर के अंदर 2 कार्पेल्स यदि पाए जा रहे हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं बाई कार्पेलरी। यदि 1 पाया जा रहा है तो मोनो कार्पेलरी, यदि 3 पाया जा रहा है तो ट्राई कार्पेलरी, 4 पाया जा रहा है तो टेट्रा कार्पेलरी, 5 पाया जा रहा है पेंटा कार्पेलरी, और उसके बाद यदि है उसको मल्टी कार्पेलरी के वर्ड में यूज करते हैं। हेक्सा, 7, ऑक्टा, पेंटा, ये सारी वर्ड नहीं यूज करते हैं, जो 5 तक काउंट करते हैं। तो कहा कि यदि गेमोपेटलस फ्लावर है और उसमें 2 ही कार्पेल्स हैं तो उनको आप सीधे लाकर बाई कार्पेलेटी में रखते हैं। अब जो यदि ना पॉलीपेटलस है ना गेमोपेटलस है, उसके अंदर सेपल्स पेटल्स में से कोई एक एब्सेंट है, या दोनों आपस में मिक्स करके कहा जाता है कि एक स्ट्रक्चर होता है पेरियन।
पेरियंथ को कहा जाता है कि पेरियंथ इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द कैलिक्स एंड करोला, बोथ फ्यूज एंड फॉर्म ए कॉमन स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज पेरियंथ। उसका यूनिट जो होता है स्टेपल होता है। इन सबों का स्टेपल और पेटल्स करते हैं, और पेरियंथ की यूनिट जो होता है टेपल होता है। तो या तो टेपल है या फ्लावर इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कब होता है फ्लावर? व्हेन 4 पार्ट्स हैं फ्लावर के, कैलिक्स है, करोला है, एंडोसियम है, गाइनोसियम है। यदि इन 4 में से कोई भी एक पार्ट यदि अब्सेंट है फ्लावर के अंदर, तो फ्लावर को सिंपली हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं, चाहे कैलिक्स अब्सेंट है चाहे करोला अब्सेंट है। बट एक बात रिमेम्बर रहे यहाँ पर कि यदि पेरियंथ है और है तो कैलिक्स करोला दोनों का पार्टिसिपेशन करता है, इसलिए वहां को उसको इनकम्प्लीट नहीं कहते। मोनोक्लेमाइडस का मतलब ही हो गया, मोनोक्लेमाइडस का मतलब पंख, एक पंख। एक पंख का मतलब ही हो गया कि एक पंख तभी हो सकता है कि जब कैलिक्स और करोला दोनों आपस में फ्यूज हो, और फ्यूज होने के बाद वह कॉमन स्ट्रक्चर बनाए जिसको पेरियंथ कहते हैं, इसलिए उसको मोनोक्लेमाइडी। या यदि मान लीजिए कि सेपल्स है, पेटल अब्सेंट है, या पेटल्स अब्सेंट है, सेपल्स अब्सेंट है, पेटल्स है, तो फ्लावर इनकम्प्लीट हो जाता है, या ए पेटली कहा जाता है। इसका एक और नाम है जिसको कहा जाता है इनकम्प्लीटली। तो हमने 2 नाम लिखा है, मोनोक्लेमाइडी और ए पेटली, जो हर जगह चलता है, हर बुक में, लॉरेंस की भी बुक में मिलेगा। लेकिन इनकम्प्लीटली वर्ड भी यूज किया जाता है। आप सक्सेना एंड सक्सेना की टेक्सोनॉमी की बुक देखें तो वहां पर 3 नाम लिखा हुआ है, मोनोक्लेमाइडी, ए पेटली और इनकम्प्लीटली। तो इसको 3 नाम से पुकारा जाता है। एंड देन आर डिवाइडेड इनटू द 8 सीरीज, और ये 8 सीरीज में डिवाइड हुए हैं। और ये 8 सीरीज जो है वो डायरेक्ट फैमिली में डिवाइड होते हैं, ऑर्डर में डिवाइड नहीं होते हैं। तो इनके जो फैमिलीज होते हैं उन फैमिली को हम नेचुरल ऑर्डर आर फैमिलीज के नाम से हम। तो ये तो डाइकार्टिलिडन्स के हैं। पहला की पॉलीपेटली है तो इतने में आएगा, गेमोपेटली है तो इतने ऑप्शंस हैं। और यदि ये दोनों करेक्टर नहीं है, पेरियंथ है या फ्लावर इनकम्प्लीट है, उन सबको आप सब क्लास मोनोक्लेमाइडी में कर सकते हो। ये डिवाइड करने का तरीका। फिर आगे उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी, जो इस पूरे बेंथन एंड हुकर की सबसे बड़ी डिमेरिट है, कि जिम्नोस्पर्मी को ना इन्होंने सब क्लास में बांटा, ना सीरीज में बांटा, ना ऑर्डर में बांटा। दैट इज डायरेक्टली डिवाइडेड। मैंने लिखा है डिवाइडेड इनटू दी डायरेक्टली 3 फैमिलीज में डिवाइड कर दिया। और उसके साथ साथ एक और भारी गलती इन्होंने करी, जो कि अभी तक बेंथन एंड हुकर डाइकार्टिलिडन्स में फॉलो करते आ रहे थे। क्या? कि हम बढ़ते हुए क्रम में, विकास के क्रम में, बढ़ते हुए विकास के क्रम में हम फैमिलीज को, ऑर्डर को सेपरेटेड किए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए निटेसी सबसे एडवांस फैमिली है जिसको इन्होंने पहला स्थान दिया। और उसके साथ साथ आपने देखा कि कोनिफेरी उससे कम थोड़ा एडवांस, लेकिन ये सेकंड मोस्ट एडवांस फैमिली है। और सबसे प्रिमिटिव फैमिली साइटिडेसी, जिसको इन्होंने सबसे नीचे रखा। और जब कभी भी आप मेरिट एंड डिमेरिट जब लिखना शुरू करें, तो मेरिट तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिमेरिट में सबसे पहले आपको यही टिकअप करना है कि जिम्नोस्पर्म को उन्होंने दोनों के बीच में रखा, उसको तो उन्होंने जस्टिफाइड कर दिया। बट ये जस्टिफाइड नहीं कर पाए कि क्या ऐसी कारण आ गई कि आपने ना इसको सब क्लास में बांटा, ना सीरीज में बांटा, ना ऑर्डर में बांटा, सीधे डायरेक्ट फैमिलीज में बांटे। तो ये जिम्नोस्पर्म का हुआ। जिम्नोस्पर्म का कोई मतलब नहीं है। इन 3 फैमिलीज को हम माइनस कर देते हैं हमेशा, और कहते हैं कि जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर डिवाइडेड इनटू दी 202 फैमिलीज के जगह पर कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितने एंजियोस्पर्म के कितने फैमिली में बेंथम एंड हुकर ने डिवाइड किया था, तो उस समय बच्चे लिखते हैं 202 फैमिली, लेकिन वो गलत हो जाता है। 202 नहीं, आप उसमें से 3 माइनस करिए जिम्नोस्पर्म का, तब आपको केवल लिखना रहता है 199 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को उन्होंने केवल 199 फैमिली में ही बांटा था। 202 में तो 3 ये जिम्नोस्पर्म के भी हैं। ये बड़ा थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर उसके बारे में बता दिया। ठीक है। तीसरा क्लास है कि यदि किसी प्लांट के अंदर पैरल वेनेसेंस है और ट्राइमेरस और डाइमेरस फ्लावर्स हैं, जिसमें पेटल्स की संख्या यदि 3 है या उससे नीचे है, उन सबको उन्होंने मोनोकार्टिलिडन्स में रखा। और मोनोकार्टिलिडन्स को उन्होंने डायरेक्टली 7 सीरीज में डिवाइड किया। और सीरीज को उन्होंने डायरेक्टली बिना ऑर्डर में डिवाइड किए ही बेंथम एंड हुकर ने। ये भी एक उनकी डिमेरिट है कि बिना ऑर्डर में, क्यों नहीं ऑर्डर में डिवाइड किए भाई, आप उसको डायरेक्टली फैमिली में डिवाइड कर दिए। और जो फैमिली को डिवाइड किए, तो जब ऑब्जेक्शन हुआ कि व्हाई नॉट ऑर्डर, तो उन्होंने उसको एक फिनानी नेम दे दिया और कहा
कि इसको आप नेचुरल ऑर्डर या फैमिली भी कह सकते हैं। तो उन्होंने 34 नेचुरल ऑर्डर और फैमिली में डिवाइड किया एंड देन स्टार्टेड फ्रॉम द ऑर्किडेसी। ऑर्किडेसी से स्टार्ट हुआ, जिसका सबसे डोमिनेंट प्लांट्स हैं ऑर्किड। ऑर्किड इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। आप ऑर्किड रूट का सेक्शन कटिंग भी करते हुए एनाटॉमी में। ऑर्किड जो होते हैं वो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं और इनकी सबसे खास बात होता है कि यही इकलौता प्लांट है, इनका एरियल रूट जो या पेंडुलस रूट जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर से वाटर ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्किडेसी फैमिली, और देखिए मैंने डैश डैश करके लिखा है, मतलब आप यदि लिखते हो तो 34 फैमिली आपने यहाँ पे इंटरटेन कर लिया। ये थोड़ी सी कहा जाता है बेईमानी विथ ईमानदारी, ईमानदारी के साथ बेईमानी। मैंने पहला लिखा, उसके बाद डैश 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 करके ऐसे एरो लगा दिया कि मतलब इस बीच में हमने 2 ही नाम लिखा लेकिन 34 को इंटरटेन कर लिया, ऑर्किडेसी, और लास्ट वाला पोएसी लिख दिया और उसके बीच में डैश डैश कर दिया और डैश पर नेचुरल ऑर्डर ऑफ फैमिली लिख दिया। पोएसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको ग्रेमनी भी कहा जाता था। इसमें सारे सीरियल्स प्लांट्स आते हैं, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, ये सारे पोएसी के मेंबर हैं। ग्रास फूल भी कहा जाता है, साइप्रेसी और पोएसी ग्लूमेसी के मेंबर्स हैं। वो कभी और मौका मिलेगा तो मैं और डिटेल बताऊंगा आपको। फिलहाल आप जान लीजिए कि आपने यहाँ 34 नाम लिखा है, 34 नाम लिखा है, लिखा 2 ही है लेकिन आपने 34 को इंटरटेन किया है, तो इट्स कम्प्लीटेड हियर। एंड लास्ट में आप सीरीज लिख देते हैं। 7 सीरीज लिखना थोड़ी ईमानदारी हो जाती है, यदि भूल जाते हैं तो डोंट वरी, इसको हटा ही दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी एनफ है। लेकिन यदि आपको याद है तो 7 सीरीज का नाम रख लीजिए यहाँ पर, जिसमें से पहला सीरीज है माइक्रोस्पर्मी। माइक्रोस्पर्मी का मतलब होता है कि इन फ्रूट हैविंग ए माइक्रो, मतलब बहुत छोटे स्पर्म सीड पाए जाते हो, उनको माइक्रोस्पर्मी कहते हैं। थर्ड है एपीगाइनी, सेकंड है एपीगाइनी। एपीगाइनी का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि व्हेन द फ्लावर हैविंग ओवरी आर इंफीरियर, जब फ्लावर इंफीरियर होता है, ओवरी इंफीरियर होता है, उसको एपीगाइनी कहते हैं, और वही वर्ड यहाँ पे लिया गया है। ऐसे मोनोकाटिलिडन प्लांट जो एपीगाइनी होते हैं उनको सीरीज नंबर 2 में रखते हैं। थर्ड सेकंड है कोरोमेरेई। कोरोमेरेई का मतलब ऐसे मोनोकाटिलिडन प्लांट जिसमें कॉर्न या बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। जैसे कांड आपने देखा होगा, सूरन जिसको कहते हैं, कांड बड़ा सा बल्बस घड़े की तरह स्ट्रक्चर्स हो, उनके रूट स्वलन हो, फूले हुए हो, तो वो वाले मेंबर जिनमें कॉर्न पाए जाते हैं उन सारे को कॉर्न, या जैसे आपने वो सलजम भी देखा होगा, चुकंदर देखा होगा, ऐसे स्ट्रक्चर्स वाले रूट वाले प्लांट जो होते हैं उनको किसमें रखा गया, सीरीज नंबर 3 में कोरोमेरेई में। फिर कैलिसाइनी, कैलिसाइनी अभी मैंने बताया था वही कैरेक्टर है। ऐसे कैलिक्स जो ओवरी से, ऐसे मोनोकाटिलिडन प्लांट जिनके कैलिक्स ओवरी से क्या हो, एडेनेट हो, अटैच ना हो, एडेनेट हो, उनको हमने कैलिसाइनी में रखा। और ऐसे प्लांट जो नूडीफ्लोरी, नूडीफ्लोरी ऐसा सीरीज था जिनको कहा जाता है नेकेड फ्लावर। देखिए नेकेड का मतलब ये है कि वहां पर कैलिक्स, करोला या तो अब्सेंट होते हैं या रिड्यूस होके इतना छोटे हो जाते हैं कि इनके सेक्स ऑर्गन केवल दिखते हैं, और जब सेक्स ऑर्गन ओपन दिखते हैं उनको कवर करने वाला उनका आवरण या उनका कपड़ा जो होता है वो हमेशा कैलिक्स और करोला होता है। तो कैलिक्स एंड करोला आर अब्सेंट और रिड्यूस्ड इन स्मॉल साइज and sex organ are located openly in flower. That type of flower is known as open flower, naked flower, and उन naked flower को हम किसमें रखते हैं, उस सारे मोनोकाटिलिडन naked flower को हम। डॉक्टर साहब आपका समय हो गया है, नूडीफ्लोरी, बस 2 मिनट और है, कंक्लूड करिए। हाँ, एपोकार्पी का मतलब होता है कार्पेल साथ फ्री। एपोकार्पी वाले सारे मोनोकाटिलिडन को एपोकार्पी में रखते हैं। एंड इन विच मोनोकाटिलिडन प्लांट हैविंग ए ग्लूम लाइक स्ट्रक्चर, जिनमें ग्लूम होता है, मतलब लीफ के ही लीफ टीथ इन्फ्लोरेसेंस बियर करते हो, उनको ग्लूम्स कहते हैं। और ऐसे सारे प्लांट्स को हम ग्लूमेसी में रखते हैं। ये इनकी क्लासिफिकेशन और ये आउटलाइन क्लासिफिकेशन। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। वाकई ऐसे रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो।